students, welcome to the digital platform of Able EduHub. Today we are going to start our unit by inorganic chemistry. तो आप लोग heading लगा दीजिए by inorganic chemistry. Bio inorganic chemistry. Bio inorganic chemistry. ठीक है, नाम से पता चल रहा है दैट मीन्स हम जो बायो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे. ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप डेफिनेशन कैसे बोल सकते हो, सुनिए. दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच we study about the inorganic elements is known as bioinorganic chemistry. ठीक है, that branch of chemistry in which we study about the bioinorganic elements is known as bioinorganic chemistry. ठीक है, अब जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई कर दिया दो कैटेगरीज में. पहला एसेंशियल एलिमेंट्स और दूसरा आपका नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स. ठीक है, तो चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की बात करेंगे. दैट branch of chemistry that branch of chemistry in which we study inorganic elements, that branch of chemistry in which we study inorganic elements is known as bioinorganic chemistry. Is known as bioinorganic chemistry. Bioinorganic chemistry. ठीक है, तो that branch of chemistry in which we study inorganic elements is known as bioinorganic chemistry. नोट कर लीजिए इसे. नोट कर लीजिए इसे. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. important elements for human beings, important elements for human beings are classified into two categories. ठीक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर ह्यूमन बींग्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया. अब वो कौन कौन सी थी वो देख लीजिए.
फर्स्ट कौन सी हो जाएगा आपका? असेंशियल एलिमेंट्स, असेंशियल एलिमेंट्स, एंड सेकंड है आपका नॉन असेंशियल एलिमेंट्स, नॉन असेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, सुनिए, बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या होता है बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इज नॉन एज बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको पता है अपना जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट वर्क में यूज आते हैं, ठीक है, तो उन्हीं सब की स्टडी हम करेंगे इस बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अब जो आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं फॉर ह्यूमन बींग्स, मैंने बताया हमारा बायोलॉजिकल जो सिस्टम है, ठीक है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपके वर्क यूज में आते हैं, वर्क करते हैं, तो उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से में? एक एसेंशियल एलिमेंट्स, एक नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। पहले से नोट कीजिए, फिर हम बात करेंगे इन दो वर्ड्स की। नोट कर लिया? चलिए पहले हम बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स की। एसेंशियल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो आपके यूज आते हैं फॉर द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एंड विदाउट इट आपका बायोलॉजिकल जो वर्क है वो नहीं हो सकता। विदाउट इट आपकी जो बायोलॉजिकल वर्क है या जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ये चीज? ऐसे एलिमेंट्स आपके क्या कहलाएंगे? एसेंशियल एलिमेंट्स। तो चलिए नोट कर लेते हैं। फर्स्ट आप हेडिंग लगा दीजिए असेंशियल एलिमेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे असेंशियल एलिमेंट्स की। असेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। असेंशियल एलिमेंट्स अभी अभी हमने बात की कि ऐसे एलिमेंट्स जो यूजफुल है फॉर द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, फॉर द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन सॉरी फॉर द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, और विदाउट इट नो बायोलॉजिकल प्रोसेस इज पॉसिबल, ठीक है। और हम नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके बिना भी बायोलॉजिकल प्रोसेस की जा सकती है या जिनके बिना हम अलाइव रह सकते हैं। क्लियर है ये? क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो असेंशियल एलिमेंट्स में आप लोग लिखिए दैट एलिमेंट्स, इसमें नोट कीजिए दैट एलिमेंट्स, दैट एलिमेंट्स which are useful, that elements which are useful, that elements which are useful for the, which are useful for the composition of, that elements which are useful for the composition of, for the composition of human body, that elements which are useful for the composition of human body, and without it, and without it, and without it, and without it no biological, and without it
no biological process is possible, and without it no biological process is possible. ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल लिखेंगे। तो आप लोग लिख लीजिए एग्जाम्पल। आपका कार्बन, फुल नेम भी लिख लीजिए, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, अच्छा एंड मत लगाइए, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, आपकी हाइड्रोजन एसेट्रा। हाइड्रोजन एसेट्रा, ठीक है। अभी हम इनके बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर ये जो आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स की। तो आप लोग हेडिंग लगा दीजिए, सेकेंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए इसमें नोट कीजिए, that fundamental elements that fundamental elements without it human can be alive, without it। देखिए इन नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके बिना ह्यूमन जो है वो एलिव रह सकता है, जिंदा रह सकता है, बट जो आपके सारे बायोलॉजिकल जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से, दैट मीन्स डू नॉट कंडक्ट प्रॉपरली, ठीक है, विदाउट इट, ठीक है, विदाउट इट ह्यूमन कैन बी एलिव, बट all the biological activities या all the biological process cannot be conduct properly, ठीक है। क्या लिखा, that fundamental elements without it human can be alive, that fundamental elements without it human can be alive, but all the biological process but all the biological process but all the biological process do not conduct properly, do not conduct properly, do not conduct properly। नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं।
नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जिंक, ठीक है। मैं इनके फुल नेम भी लिख देती हूँ। ये है आपका जिंक, आयरन, ठीक है, आपका कोबाल्ट, आपका बोरोन, बोरोन एसेट्रा। इतने तो काफी हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, बोरोन एसेट्रा। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए अब हम जितने भी आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं हमने लिखे थे उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे और कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग लगा दीजिए एसेंशियल। एसेंशियल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो आप लोग हेडिंग लगा दीजिए एसेंशियल। एसेंशियल, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट आप हेडिंग लगा दीजिए कार्बन। इसी में आप सबसे फर्स्ट हेडिंग लगा दीजिए कार्बन, ठीक है। लगाइए हेडिंग। चलिए कार्बन की बात करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि कार्बन है ये आपका फंडामेंटल एलिमेंट है फॉर द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, फॉर द बायोलॉजिकल प्रोसेस। कार्बन की बात करें तो इसका यूज किस में आता है? इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें यूज में किसका आता है? आपके कार्बन का ही आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आप लोग पॉइंट्स नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, कार्बन, कार्बन is the, carbon is the fundamental element, carbon is the fundamental element, carbon is the fundamental element for, carbon is the fundamental element for any biological process, for any biological process. कार्बन इज द फंडामेंटल एलिमेंट फॉर एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कार्बन इज इंपॉर्टेंट, कार्बन इज इंपॉर्टेंट, कार्बन इज इंपॉर्टेंट carbon is important for the formation of, carbon is important for the formation of, carbon is important for the formation of proteins, carbon is important for the formation of proteins, carbohydrates, for the formation of proteins, carbohydrates and fatty acids, and fatty acids, and fatty acids। नोट कर लीजिए।
तो ये बात हो गई आपके कार्बन की, कहाँ कहाँ यूज आता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और ये आपका फंडामेंटल एलिमेंट है फॉर एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एलिमेंट है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की, तो आप लोग हेडिंग लगा दीजिए ऑक्सीजन। फर्स्ट कार्बन हो गया एसेंशियल में, सेकंड आप हेडिंग लगा दीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन तो सबको पता है, सबसे ज्यादा किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर रेस्पायरेशन, फॉर रेस्पायरेशन। दूसरा, हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें तो ये पाया जाता है विद हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पायरेशन, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर, इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पायरेशन। इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पायरेशन, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट बात करें तो फॉर एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, फॉर एनी, फॉर एनी biological process, for any biological process, for any biological process, it is found, for any biological process, it is found with hydrogen and carbon. It is found with hydrogen and carbon. With hydrogen and carbon. For any biological process, it is found with hydrogen and carbon. नोट कर लीजिए इसे। चलिए, ऑक्सीजन की बात हो गई, अब बात करेंगे हम नाइट्रोजन की। अब बात करेंगे हम नाइट्रोजन की, तो आप लोग थर्ड हेडिंग लगा दीजिए, सब हेडिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन कि जैसे ही जितनी उनकी इंपॉर्टेंस है हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में, वैसे ही आपके नाइट्रोजन की भी इंपॉर्टेंस है इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, बिकॉज इट इज यूजफुल फॉर मेकिंग द प्रोटीन। एमिनो एसिड का नाम सुना है, ठीक है, तो इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो चलिए, सॉरी, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द प्रोटीन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एक ही बात है। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, just like, just like carbon, just like carbon, oxygen, just like carbon, oxygen and nitrogen,
just like carbon, oxygen and nitrogen, sorry, just like carbon, hydrogen, oxygen and hydrogen, nitrogen is also nitrogen is also nitrogen is also just like carbon, oxygen and hydrogen, nitrogen is also important element. Nitrogen is also important element. Nitrogen is also important element for human body. Nitrogen is also important element for human body. For human body. नोट कर लीजिए इसे. लिखा. नेक्स्ट लिखिए because it is useful because it is useful for making because it is useful for making it is useful for making protein. Because it is useful for making protein. नोट कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल आपका एमिनो एसिड, तो आप लोग एक मिनट रुकिएगा. आप लोग, हम नाइट्रोजन चलिए, ये बात हो गई आपकी नाइट्रोजन की. अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन. आपको पता है आपकी जितनी भी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उसमें आपका हाइड्रोजन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. आपको पता है वाटर में क्या हाइड्रोजन है. ठीक है. वाटर आपका जो ह्यूमन बॉडी है 70% जो आपकी है वो वाटर 70% क्या है वाटर कंटेन करता है. पता है आप लोगों को. आवाज आ रही है आप लोगों को. हेलो हेलो हेलो. ठीक है. सुनिए, आपका जो 70% वाटर है बॉडी में 70% वाटर प्रेजेंट रहता है. पता है आप लोगों को. दूसरी बात, आपकी जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो आपकी ह्यूमन बॉडी में होती है, उन सब में आपका हाइड्रोजन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है. ठीक है. तो आप लोग नोट कर लीजिए. लिखिए फोर्थ आपका हाइड्रोजन. फोर्थ लिखिए हाइड्रोजन.
हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें लिखिए all the all the all the metabolic reactions all the metabolic reactions all the metabolic reactions which takes place all the metabolic reactions which takes place in human body all the metabolic reactions which takes place in human body, hydrogen is important element for all these reactions. Hydrogen is an all the metabolic reactions which takes place in human body, hydrogen is an hydrogen is an hydrogen is an important element. Hydrogen is an important element for these all reactions. For these all reactions. नोट कर लीजिए ऑल दी मेटाबॉलिक रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी, तो इन सभी रिएक्शंस के लिए एक हाइड्रोजन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स की। ये तो हमने बात कर ली एसेंशियल एलिमेंट्स की, अब हम बात करेंगे नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स की। तो आप लोग हेडिंग लगा दीजिए, एसेंशियल लिख दिया था, अब आप हेडिंग लगाइए नॉन एसेंशियल नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है, इसमें कुछ आप लोग पॉइंट्स नोट कर लीजिए। नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, इसमें लिखिए आयरन आयरन एंड मैंगनीज iron and manganese iron and manganese iron and manganese are useful iron and manganese are useful for iron and manganese are useful for oxygen transfer system. Iron and manganese are useful for oxygen transfer system. Oxygen transfer system. ठीक है, नोट कर लीजिए।
आयरन एंड मैंगनीज आर यूजफुल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर सिस्टम, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए कोबाल्ट। कोबाल्ट is useful, cobalt is useful for, cobalt is useful for vitamin B12, कोबाल्ट इज यूजफुल फॉर विटामिन B12, नोट कर लीजिए। कोबाल्ट इज यूजफुल फॉर विटामिन B12। अच्छा, विटामिन B12 का एक और नेम है, इसका अनदर नेम है कोबालमिन। क्या है? साइक्लोकोबालमिन। क्या नेम है? साइक्लोकोबालमिन। लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख लीजिए। इसका नेम है साइक्लोकोबालमिन, ठीक है, अनदर नेम है। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करें। आयोडीन आप लोगों को सभी को पता है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, उसमें प्रॉपर वर्क करने के लिए आयोडीन का यूज किया जाता है, ठीक है। सो आयोडीन इज यूजफुल फॉर द प्रॉपर वर्क ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो आप लोग नोट कर लीजिए, आयोडीन, आयोडीन is useful, iodine is useful for the, iodine is useful for the, iodine is useful for the proper work of, for the proper work of thyroid gland। आयोडीन इज यूजफुल फॉर द प्रॉपर वर्क ऑफ थायराइड ग्लैंड, नोट कर लीजिए इसे। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेटल पोरफायरिन की, मेटल पोरफायरिन की। आपका जो किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें मेटल आपकी लिगेंड के साथ में प्रेजेंट रहती है और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। ये जो लार्ज ग्रुप होता है लिगेंड का, ये कहलाता है आपका पोरफायरिन। ये क्या कहलाता है? आपका पोरफायरिन, ठीक है। अब हम बात करेंगे पोरफायरिन की। देखो पोरफायरिन किससे मिलकर बना होता है? जिसमें आपकी चार पायरोल रिंग होती है, जिसमें आपकी मेटल सेंटर में सिचुएटेड रहती है, ठीक है। पोरफायरिन की बात कर रहे हैं। पोरफायरिन में क्या होता है? आपकी कॉम्बिनेशन होता है चार पायरोल रिंग का, कॉम्बिनेशन होता है आपका चार पायरोल रिंग का। ये जो आपकी पोरफायरिन रिंग है, जिसमें आपके चार पायरोल प्रेजेंट है। आपकी जो पोरफायरिन रिंग है, उसमें चार पायरोल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो जो पायरोल जो आपकी रिंग पायरोल जो है, उसमें क्या होता है? मेटल प्रेजेंट होता है इन द सेंटर ऑफ द पायरोल्स, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, हम मेटल पोरफायरिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके जो किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में जो आपका मेटल है, वो लिगेंड के साथ में कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ये जो लिगेंड के ग्रुप्स हैं, ये आपके पोरफायरिन्स कहलाते हैं। अब पोरफायरिन किससे मिलकर बना होता है? ये पोरफायरिन कॉम्बिनेशन होता है चार पायरोल रिंग्स का। स्ट्रक्चर देखेंगे हम, ठीक है। चार पायरोल रिंग्स का कॉम्बिनेशन होता है क्या? आपका पोरफायरिन, ठीक है। मेटल कहाँ रहती है? मेटल इन चारों के बीच में सिचुएटेड रहती है, ठीक है। अब ये पाया क्या जाता है? आपकी जो पोरफायरिन रिंग्स हैं, ये मेनली पाई जाती है क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में और मायोग्लोबिन में। क्लियर है ये चीज? तो अभी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में, फिर हम इसकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो आप लोग सब हेडिंग लगा दीजिए मेटल पोरफायरिन।
मेटल पोरफायरिन। हेडिंग लगा दीजिए मेटल पोरफायरिन। इसमें लिखिए इन any biological system, in any biological system, in any biological system, metal is present with ligand. In any biological system, metal present in any biological system, metal is present with ligand. Metal is present with ligand in complex form. In complex form. In any biological system, metal is present with ligand in complex form. नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड पॉइंट की बात करें. नेक्स्ट लिखिए this large group of ligand, this large group of ligand is known as, this large group of ligand is known as, this large group of ligand is known as porphyrin. Porphyrin. This large group of ligand is known as porphyrin, which is formed by the combination of which is formed by the combination of which is formed by the combination of 4 pyrrole rings. Which is formed by the combination of 4 pyrrole ring. नोट कर लीजिए इसे. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए. In porphyrin,
in porphyrin ring, in porphyrin ring metal is present in porphyrin ring metal is present between the center of metal is present between the center of between the center of nitrogen containing rings, between the center of four nitrogen containing four nitrogen four nitrogen containing four nitrogen containing rings, फोर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज मेनली found in it is mainly found in chlorophyll, it is mainly found in chlorophyll, hemoglobin, chlorophyll, hemoglobin and myoglobin. It is mainly found in chlorophyll, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। नोट कर लीजिए इसे। फिर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, ये बात थी आपकी हीमोग्लोबिन की, सॉरी मेटल पोरफायरिन की। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सिर्फ मेटल पोरफायरिन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, रुकिएगा एक बार ही आप लोग। सॉरी,
ठीक है, इसी फॉर्म में आप लोग बना लीजिए। अच्छा, कुछ गड़बड़, ये है आपकी पोरफायरिन रिंग, जिसमें ये आपके पायरोल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 4 पायरोल। मैंने बताया था ना 4 पायरोल है। ये देखिए, ये कहलाता है आपका पायरोल। देखिए 4 पायरोल पायरोल है, ठीक है। 4 पायरोल के बीच में आपकी मेटल रहती है, जो आपकी मेटल पोरफायरिन कहलाता है। ये जनरली आपका पोरफायरिन है। जनरली क्या है? पोरफायरिन है। बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, चलिए बना लीजिए इसे। ये है आपकी पोरफायरिन। क्या है आपकी? पोरफायरिन, मेटल पोरफायरिन। बना लीजिए इसे। नोट कर लिया आप लोगों ने? तो ये बात थी आपकी पोरफायरिन की। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।